जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स से कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे, साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। और याद रखना है आपको बाबू कि इन सभी जो नोट्स हैं और क्वेश्चन हैं आपको बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देखना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको क्या करेंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। चलिए, सबसे पहला आप लोग पढ़े होंगे बाबू भूचुंबकीय तत्व क्या होता है। याद रखेंगे भूचुंबकीय तत्व यानी क्या होता है। ये तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया। भूचुंबकीय तत्व के मतलब क्या होता है, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बताने के लिए तीन तत्व आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं भूचुंबकीय तत्व। सबसे पहला आपको याद रखना है किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बाबू कि चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है बाबू, आपको इसको बनाना है। ये क्या है बाबू आपके पास, इसको नाम देंगे हम लोग कौन बाबू, तो इसको नाम देंगे हम लोग कौन बाबू, चुंबकीय यामोत्तर। क्या नाम देंगे, यहाँ लिख देते हैं चुंबकीय यामियोत्तर, चुंबकीय यामियोत्तर। याद रहेगा बाबू। अब इसके साथ कुछ एंगल पर, जैसे इसको हम बनाते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। ऐसे एंगल पर हमने क्या बना दिया, एंगल पर हमने बना दिया इसको। ठीक है बाबू, तो ये हम लोग के पास है भौगोलिक क्या बाबू, यामियोत्तर, भौगोलिक यामियोत्तर। अब याद रखना है बाबू कि चुंबकीय यामियोत्तर और भौगोलिक यामियोत्तर के बीच ये जितना कोण बन रहा है, यही ना कोण है बाबू, ये है भौगोलिक यामियोत्तर और ये वाला चुंबकीय यामियोत्तर, इसके बीच जितना कोण बन रहा फाई, इसी कोण को हम लोग बोलेंगे दिक्पात कोण। क्या बोलेंगे बाबू, दिक्पात कोण। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किसी स्थान पर चुंबकीय यामियोत्तर तथा भौगोलिक यामियोत्तर के बीच बना कोण क्या कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है। समझ में आ गया। दूसरा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब यहाँ पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र बनाना है। चलिए हम लोग इसको क्या बना देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास क्या है बाबू, चुंबकीय क्षेत्र। क्या है बाबू, चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे। तो ये आपके पास इस टाइप से इस दिशा में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है। तो इस B के साथ और साथ साथ किसके साथ बाबू, चुंबकीय यामियोत्तर की कौन दिशा, क्षैतिज दिशा। चुंबकीय यामियोत्तर ये है बाबू, इसकी क्षैतिज दिशा के बीच ये जो जितना कोण बन रहा है इसको हम डेल्टा से लिखते हैं। ये कोण कहलाता है नमन या कौन कोण बाबू, नति कोण कहलाएगा। नमन या कौन कोण कहलाएगा, नति कोण कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। यानी चुंबकीय यामोत्तर और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण होता है उसको नमन कोण या क्या बोलेंगे, नति कोण बोलेंगे। याद रखना है कि ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री। आपको ऐसे बना देना है। ये होता है बाबू ध्रुव। क्या होता है बाबू, ध्रुव। तो यहाँ जो ध्रुव होता है यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यहाँ भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। विषुवत पर इसका मान होता है 0 डिग्री। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि विषुवत पर किसका मान, नमन कोण या नति कोण का मान कितना डिग्री, 0 डिग्री, और ध्रुवों पर 90 डिग्री कहेगा। अगर ध्रुव ये है बाबू, इधर से विषुवत की ओर जा रहा है तो घट रहा है, लेकिन विषुवत से अगर ध्रुव की ओर जा रहा है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा। समझ में आ गया वो सब बातें आपको। अच्छा, अब पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका आप 2 घटक मानिए। कितना घटक बाबू, 2 घटक हम लोग मानेंगे। कैसे, किस कलर से माना जाए, चलिए इस कलर से मान लेते हैं 2 घटक। अब 2 घटक कैसे होगा बाबू, इधर वाला जो होगा इस साइड वाला, इसको मान लीजिएगा कितना बाबू, cos थीटा में, जिधर से कोण बनता है कौन थीटा, cos थीटा। और किसका cos थीटा बाबू, B का cos थीटा। याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिए, B cos थीटा कैसा घटक है बाबू, क्षैतिज घटक। और ये ऊर्ध्वाधर जो घटक है ये हो जाएगा B cos थीटा बाबू, साइन। और थीटा नहीं बाबू, डेल्टा मानिएगा, क्योंकि डेल्टा हमने माना है तो cos साइन डेल्टा। ठीक है बाबू। तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक, क्षैतिज घटक। कौन सा घटक बाबू, क्षैतिज जो घटक है कितना है बाबू, इसको लिख सकते हैं बी हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा बी
कॉस कौन बाबू डेल्टा, और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर जो क्या होगा घटक होगा कितना हो जाएगा बी वर्टिकल बराबर बी साइन डेल्टा। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया हो, जिधर से कोण बनता है वो आता है कॉस में, जैसे कोण नहीं बनता है साइन में। तो इतना आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछेगा बाबू, ध्यान से इसी डायग्राम से हम लोग सॉल्व करेंगे कि अगर हम लोग देखें यहाँ से तो क्या क्या चीज़ें हम लोग को मिल रही हैं कि सर जो बी एच है क्या है बाबू, बी एच है कितना है बाबू बी कॉस डेल्टा है, और बी भी है ये कितना है बी साइन क्या है डेल्टा है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन क्या बाबू 2। अब दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो वर्ग करके जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बाबू बी एच का वर्ग कर रहे हैं, वी एच का वर्ग कर रहे हैं, और इसमें किसको जोड़ रहे हैं बी भी को, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ रहे हैं। तो इसका वर्ग कर दे तो बी एच का स्क्वायर बी भी का स्क्वायर, इधर वर्ग कीजिए बाबू कितना हो जाएगा बोलिए बी स्क्वायर, और कॉस का हो जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर डेल्टा। याद रहेगा बाबू कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा। और दूसरा बाबू अगर हम लोग क्या करें किसका स्क्वायर करें बाबू इसका स्क्वायर करें तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कौन बाबू डेल्टा। अब यहाँ से आपको क्या मिल रही है वो देखिए तो बी एच का स्क्वायर बी भी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू कॉमन मतलब यहाँ से हटाएंगे तो बनेगा बाबू कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। और आप लोग बाबू 10 में एक फार्मूला पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो बी स्क्वायर हो जाएगा मतलब 1 हो जाएगा। चलिए पहले इसी को लिख देते इधर, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा वो बताइए तो कितना बी एच का स्क्वायर प्लस बी किसका भी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, और इसका मान हो जाएगा 1। तो कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर होता है बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर, यानी क्षैतिज दिशा में जो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उसका स्क्वायर प्लस ऊर्ध्वाधर का स्क्वायर। अब कभी कभी आपको भूल जाएगा यहाँ से, और क्या लिख सकते हैं b बराबर हो जाएगा स्क्वायर हटाएंगे रूट में बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्या रखनी है याद रखनी। कोई दिक्कत है बाबू? तो ये था फार्मूला। अगर हम यहाँ से किसका मान निकालना चाहें बाबू डेल्टा का मान निकालना चाहे, किसका मान निकालना चाहे डेल्टा का, तो काम करते हैं बाबू समीकरण 2 में किससे भाग देते हैं 1 से। एक और फार्मूला हम निकालेंगे 2 में किससे भाग दे रहे हैं 1 से। 2 कितना है देखिए तो बी साइन डेल्टा और एक कौन है बाबू बी कॉस डेल्टा बराबर हो जाएगा बी साइन वाला का मान है बी भी और कॉस वाला का मान है बी एच। कहेगा सर क्यों ऐसा किए? देखिए फार्मूला साइन बट्टा कॉस क्या हो जाता है टेन डेल्टा बराबर हो जाएगा बी भी बट्टा में बी एच। और ये कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा है। यहाँ से क्या निकल जाएगा बाबू, यहाँ से निकल जाएगा डेल्टा बराबर ये इधर जाएगा बहुत इन्वर्स हो जाएगा टेन इन्वर्स कितना बाबू बी भी बट्टा बी एच। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कई बार ऊपर तो आप लिखे थे ये वाले लीजिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी याद कर लेना है, ये भी याद कर लेना। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, आपको अगर 2 से 3 नंबर नहीं दिलाएगा तो कहिएगा सर केवल बोलते हैं क्वेश्चन आता नहीं है। 2 से कितना नंबर आपको 3 नंबर दिलाएगा, बस इतना पढ़ लीजिएगा 2 से कितना नंबर 3 नंबर। ठीक है बाबू, देखिए क्या क्या याद रखना है, निर्वात की आपेक्षिक परावैद्युतता कितना याद रखना है 1, आधातु या विद्युत रोधी की आपेक्षिक परावैद्युतता ई आर 1 से क्या होगा अधिक होगा, 1 से क्या हो जाएगा अधिक।
और धातु के लिए अपेक्षिक परावैधता बाबू एक से काफी अधिक कहिएगा या क्या होगा, अनंत होगा। याद रहेगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, ई आर बराबर होता है ई बट्टा ई नॉट। क्या रखना है बाबू, ई आर बराबर ई बट्टा ई आर या एप्साइलन आर बोलते हैं इसको, एप्साइलन आर बराबर एप्साइलन बट्टा एप्साइलन नॉट। ये किसकी परावैधता है बाबू, माध्यम की परावैधता, माध्यम की परावैधता। तो आप याद कर लीजिएगा, ये होता है निर्वात की परावैधता, निर्वात की कितनी बाबू, परावैधता। तो आपको यहां तक पॉइंट समझ में आ गया होगा, और ये है अपेक्षिक परावैधता। याद हो गया बाबू, निर्वात के लिए एक, अधातु या विद्युतरोधी के लिए एक से अधिक, और किसके लिए, धातु के लिए एक से बहुत ज्यादा अधिक, यानी क्या होता है, अनंत होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कर लेना, ई एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए बाबू, अपेक्षिक चुंबकशीलता के लिए। जिनको जिनको बाबू ये याद हो जाएगा ना, समझिए आपको 2 से 3 नंबर याद हो गया। निर्वात के लिए बाबू अपेक्षिक परावैधता म्यू आर का मान 1 होता है, और फॉर्मूला याद रखिएगा, म्यू आर बराबर, यही कई बार एग्जाम पूछा है, म्यू बट्टा म्यू नॉट। म्यू बट्टा कौन नॉट बाबू, म्यू नॉट। म्यू क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता, और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, और म्यू आर अपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए कितना होता है, म्यू आर का मान 1 से क्या होगा, कम होगा। याद रखना है, प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान 1 से कम। अनुचुंबकीय पदार्थ के मतलब बाबू जो चुंबक की ओर अल्प रूप से आकर्षित होंगे, चुंबक से क्या होते हैं, विकर्षित, इसके लिए म्यू आर का मान 1 से क्या होता है, अधिक होता है। जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू का मान 1 से काफी अधिक होता है। तो तीनों पॉइंट समझ में आया होगा। 4 पॉइंट, निर्वात के लिए म्यू आर का मान 1, प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान 1 से कम, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान 1 से अधिक, और लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर का मान 1 से काफी ज्यादा अधिक है। म्यू आर बराबर म्यू बटा म्यू नॉट, कई बार एग्जाम में यही ऑब्जेक्टिव पूछा गया। अब बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति निर्वात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, निर्वात के लिए कितना याद रखना है, 0 होता है। निर्वात के लिए 0 होता है, याद रखना, निर्वात के लिए कितना हो जाता है बाबू, 0 होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए क्या होता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होता है, लेकिन बहुत कम ऋणात्मक होता है, काफी कम मान होता है। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, धनात्मक, लेकिन क्या होती है, कम होती है। याद रहेगा बाबू, निर्वात के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति 0, प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए ऋणात्मक, लेकिन क्या होगा, कम होगा। अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे इसका मान आएगा। और अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए धनात्मक, लेकिन बहुत क्या होता है, कम होता है। याद रहेगा बाबू। चलिए लास्ट आपके पास इसमें आएगा लौह चुंबकीय। चलिए अगला पेज में है, अगला पेज में आ रहा है किसके लिए बाबू, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए। याद रखना इसका मान धनात्मक और बहुत क्या होता है, अधिक होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू, तो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। निर्वात के लिए 0, प्रति चुंबकीय के लिए ऋणात्मक, अनुचुंबकीय के लिए क्या बाबू, धनात्मक, और लौह चुंबकीय के लिए बहुत ज्यादा अधिक। ठीक है, लौह चुंबकीय में कौन कौन आता है, Fe, कोबाल्ट और कौन बाबू, निकल। ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब बताइए अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है बाबू, अपेक्षिक चुंबकशीलता को लिखते हैं म्यू आर से, और इसका मान होता है 1 प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति को काई से। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, काई। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, आप इसका मान निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है बाबू। चलिए एक और पॉइंट आया बाबू, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता को हम लोग म्यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं बाबू, म्यू से। और कई बार एग्जाम में म्यू का मान पूछा तो याद रखिएगा म्यू बराबर होता है बी बट्टा एच। कितना बाबू, बी बट्टा एच। चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की जो क्या होती है, सामर्थ्य होता है, उसको किससे लिखते हैं, एच से। तो म्यू बराबर बी बट्टा एच। अब याद रखना है एक और पॉइंट बाबू, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप से अप्रभावित होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप से प्रभावित नहीं होती है, प्रति चुंबकीय। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के क्या होती है, व्युत्पन्नपाती होती है। यानी इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है वो काई समानुपाती 1 बटा क्या होता है, टी होता है। आपको हमेशा याद रखना, ताप बढ़ाने से चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है।
याद रहेगा। और लास्ट बाबू, लौह चुंबकीय पदार्थ क्यूरी ताप से ऊपर अणुचुंबकीय पदार्थ के समान व्यवहार करता है। यानी अगर काफी ज्यादा ताप बढ़ा दिया जाए तो लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ के समान कार्य करने लगता है। याद रहेगा, लौह चुंबकीय में क्या होता है, चुंबक की ओर काफी तेज से आकर्षित होगा, और अणुचुंबकीय का मतलब होता है चुंबक की ओर अल्प आकर्षण बल से आकर्षित होगा। इतना आपको पॉइंट याद रखना। पूछेगा क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ किसके समान कार्य करेगा, तो कहिएगा अणुचुंबकीय पदार्थ के समान कार्य करेगा। समझ में आया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बाबू, ये आपको बस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिलाएगा, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप लोग इनको याद रखें। हाँ, एक और पॉइंट बाबू छूट गया तो उसमें याद रखना पूछता एग्जाम में कि कौन ऐसा पदार्थ जिसमें डोमेन जैसी रचना पाई जाती है, तो याद रखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ में डोमेन जैसी रचना पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब लारेंज बल की बात करते हैं। कौन सा बल, लारेंज बल। लारेंज बल क्या कहता है बाबू कि अगर हम लोग के पास कोई आवेश है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यानी आवेश कहां गति कर रहा है, जो हम लोग के पास आवेश है, आवेश, ये आवेश बाबू दोनों जगह कहां कहां गति कर रहा है, विद्युत क्षेत्र में भी और कहां बाबू, चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है बाबू। अब बताइए, अगर वो विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो फॉर्मूला आप लोग को मालूम है ना बाबू, कितनी होती है। अगर वो विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो वहां पे जो बल लगता है कौन बाबू, F बराबर हो जाता है Q इंटू में E, क्योंकि हम लोग पढ़े होंगे E बराबर होता है F बट्टा Q। क्या होता है, F बट्टा Q, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युतीयता कहलाता है। तो F बराबर हो जाए QE, और इसमें होता है बाबू Q भी B कॉन थीटा साइन थीटा। पढ़े होंगे ना बाबू, Q मतलब आवेश, V मतलब वेग, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए कुल बल जो लगता है वही क्या कहलाता है, लारेंज बल। तो एक बाबू चुंबकीय क्षेत्र में लगा QE और इसमें लगा Q भी कॉन थीटा साइन थीटा। अब हम अगर इसमें देखें बाबू Q तो कॉमन हो जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है, तो यहाँ पे भी और क्या बचा, B। देखिए सबसे पहले Q कॉमन हो गया, Q कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा बाबू, Q अगर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा E। क्या बचेगा बाबू, E, और प्लस में बचेगा बाबू Q कॉमन होगा तो भी B कॉन थीटा साइन थीटा। और मैंने पहले आपको बता चुका है बाबू कि अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हो तो इसका मान होता है AB कॉन थीटा बाबू साइन थीटा। मतलब हमारा कहना है कि साइन थीटा अगर हटेगा तो बीच में क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा हटेगा, बीच में क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। तो ये फार्मूला है लारेंज बल का, F वेक्टर बराबर Q इंटू में E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। याद रहेगा बाबू। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहां तक सबको समझ में आया होगा, बायो सावर्त नियम का। आप लोगों ने पढ़ा होगा बाबू, किसी भी धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बायो सावर्त नियम का उपयोग करता है। बायो सावर्त नियम कितना होता है बाबू, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। और याद रखिएगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई का मान होता है 10 के पावर माइनस 7। कितना होता है, 10 के पावर माइनस 7 होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, किसी भी धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितनी होती है, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। अब अगर हम लोग बात करें बाबू एम्पियर का परिपथीय नियम, याद आ रहा है बाबू, एम्पियर का परिपथीय नियम गॉस के नियम के अनुसार है। कहता है कि बाबू किसी भी बंद सतह के लिए रेखा समाकलन, बंद सतह मतलब यहाँ पे हमने बंद बनाया, मतलब यहाँ पे गोला बना दिया, मतलब बंद सतह के लिए रेखा समाकलन जो होता है उससे बहने वाली धारा का कितना गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। तो ये एम्पियर का कौन नियम है, परिपथीय नियम। समझ में आया बाबू, किसी बंद सतह के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उससे बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जबकि गॉस पर में होता था बाबू फाई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको कुछ बातें हैं याद रखनी है। अब बाबू छोटी छोटी बातें यहाँ आ रही है कि अनंत लंबाई के
के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितनी होती हैं, B बराबर म्यू नॉट बट्टा 2 पाई I बट्टा R, या इसी को लिख सकते हैं म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, कितना पाई 4 पाई, मतलब नीचे हम किससे गुणा कर दिए 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2I बट्टा R। ये कई बार ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहे वो टोराइड के कारण, टोराइड के कारण, नहीं एक और छूट गया शायद, चलिए इसमें नहीं है, आगे हो सकता है, देखिए बाबू, चलिए परिनालिका के कारण, किसके कारण बाबू, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना याद रखना है, B बराबर म्यू नॉट N इंटू में I, जहां N क्या है, परिनालिका में किन की संख्या, फेरों की क्या है बाबू संख्या है, परिनालिका में फेरों की संख्या N मान लिए, I क्या मान लिए, धारा मान लिए। टोराइड के कारण म्यू नॉट इंटू में NI बट्टा में 2 पाई R। टोराइड क्या होता है, वृत्ताकार परिनालिका को क्या बोलते हैं, टोराइड बोलते हैं। ठीक है बाबू, अब कह रहा है कि दो समांतर धारावाही तार के एकांक लंबाई पर लगने वाला जो क्या होता है, बल होता है। ध्यान से देखिएगा, दो समांतर धारावाही तार, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक तार है और यहाँ पर एक क्या है, तार है। अब इसमें धारा बह रही है, मान लीजिए I1, इसमें धारा बह रही है कौन, 2 I2। ठीक है बाबू, और दोनों की क्या है बाबू, बीच की दूरी को हमने मान लिया कितनी है, R है, कितनी है बाबू, R, और इनकी लंबाई मान लीजिए कितनी है, L है। तो कहिएगा सर कि इन पे लगने वाला जो बल होता है कितना होता है, म्यू नॉट बट्टा 2 पाई I1 I2 बट्टा R। क्या रखना है, I1 I2 बट्टा R, I1 I2 बट्टा R। F बट्टा L बराबर म्यू नॉट बट्टा 2 पाई I1 I2 बट्टा R। जब दो धारावाही तार हो तो उनके बीच लगने वाला जो क्या होगा, बल होगा, क्योंकि ये भी अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये भी अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्योंकि ओस्टेड का नियम याद है आप लोग कि प्रत्येक धारावाही तार अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसके चलते बल लगेगा, कितना होगा, म्यू नॉट बट्टा 2 पाई I1 I2 बट्टा R। अब एक पॉइंट याद रखना है, जब दोनों तारों में धारा एक दिशा में बह रही हो, जब दोनों तारों में धारा कितनी दिशा में, एक दिशा में बह रही हो, तो इस कंडीशन में कौन बल लगता है बाबू, आकर्षण बल लगता है। कौन बल लगेगा, आकर्षण बल। याद रहेगा, जब दोनों तारों में धारा एक दिशा में बहेगी तो यहाँ एक दिशा में बह रही है, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, तो इन दोनों के बीच कौन बल लगेगा, आकर्षण बल। और अगर उल्टा बहेगा, एक ऊपर के तरफ और एक कहाँ, नीचे की तरफ, तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कौन बल लगता है बाबू, विकर्षण बल लगता है। कौन बल लगेगा, विकर्षण। यानी अगर हम बात करें बाबू कि एक तार में धारा ऊपर के तरफ और एक तार में धारा नीचे की तरफ, I1 यहाँ पे I2, तो इनके बीच हमेशा कौन बल लगेगा, विकर्षण बल लगेगा। तो छोटी सी बात है और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया कि जब दोनों तार में धारा एक दिशा में बहेगा, आकर्षण, विपरीत दिशा में, एक नीचे एक ऊपर, कौन बल, विकर्षण बल। ठीक है, अब देखिए कुंडली के कारण स्वप्रेरकत्व यानी L बराबर होता है म्यू नॉट पाई N स्क्वायर R बट्टा 2 होता है, जहां N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, और R क्या है, कुंडली की त्रिज्या। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व L बराबर होता है म्यू नॉट N स्क्वायर बट्टा S, और S क्या है, कहिएगा सर परिनालिका के किसका बाबू, फेरों का क्षेत्रफल, फेरों का क्षेत्रफल, और यहाँ पे N क्या है, किसकी संख्या, फेरों की संख्या, और L क्या है बाबू, किसकी लंबाई, परिनालिका की क्या है बाबू, लंबाई। तो ये छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। अब बाबू नेक्स्ट पॉइंट आया कि स्वप्रेरकत्व में संचित ऊर्जा कितनी होती है, तो U बराबर 1/2 L इंटू में I नॉट का स्क्वायर, यानी कितनी धारा बह रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन धारा बाबू, I नॉट। यहाँ पे कैसा धारा है, शिखर धारा है। ठीक है बाबू, इसको याद रखना। एक और बात, अगर यही कहता बाबू कौन क्षेत्र में, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व अगर पूछता तो कितना बाबू, ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा है। विद्युत क्षेत्र में अगर पूछेगा तो आप फार्मूला याद रखिए, कितना बाबू, 1/2
1/2 कितना बाबू 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। याद रखिएगा इसी तरीके से है। अगर कौन क्षेत्र बाबू चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व कहेगा तो 1/2 b² म्यू नॉट होता है। बाबू एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आने की चांसेज हैं, तो आप तीनों याद रखिएगा। प्रेरकत्व में होता है 1/2 एल नॉट का स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र में होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र में 1/2 b² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नहीं म्यू नॉट, ठीक है बाबू। अब स्वप्रेरकत्व क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे। स्वप्रेरकत्व होता है बाबू कि फ्लक्स में परिवर्तन बट्टा में कौन बाबू धारा, यानी किसी एक कुंडली में धारा के मान में क्या होता है परिवर्तन होता है, तो उसमें एक अपने आप एक प्रेरित धारा बहती है, वही धारा क्या कहलाती है, वही घटना क्या कहलाती है स्वप्रेरण कहलाती है। मैंने वीडियो में आपको बताया है। तो L = N⁵/I। और यहाँ से बाबू आपको याद रखना है, कई बार विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसका नियम पूछता है, फैराडे का नियम। मैंने क्वेश्चन बता चुका है पहले का, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन का रदरफोर्ड और किसका नियम, सॉडी का नियम। तो ये आप लोग पढ़े होंगे रदरफोर्ड और सॉडी का नियम किससे संबंध बाबू, रेडियो सक्रिय तत्व के विखंडन से रिलेटेड है बाबू रदरफोर्ड और किसका नियम, सॉडी का नियम। कितनी होती है बाबू, n = n0 e⁻ λt, जहाँ n0 क्या है बाबू, n0 यहाँ पे क्या है याद रखना है, n0 है प्रारंभिक किसकी संख्या बाबू, परमाणु की संख्या। n0 प्रारंभिक किसकी संख्या बाबू, परमाणु की संख्या। समझ जाएगा ना बाबू, परमाणु की संख्या। n क्या है, बचे हुए किनकी संख्या बाबू, परमाणु की। यहाँ संख्या समझिएगा, परमाणु की संख्या, यहाँ भी परमाणु की संख्या। यहाँ पे क्या है, लैम्डा क्या है बाबू, क्षय नियतांक। लैम्डा क्या है बाबू, क्षय नियतांक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखना है। n = n0 e⁻ λt। और कई बार अर्ध आयु पूछ देता है, तो आपको याद रखना है इसकी जो अर्ध आयु होंगी बाबू, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अर्ध आयु t½ बराबर होता है, मैंने पहले प्रूफ कराया है 0.693 लैम्डा, 0.693 बट्टा कितना बाबू, लैम्डा। और एक और बात बाबू, अर्ध आयु और औसत आयु में क्या रिलेशन होता है, तो अगर आपसे औसत आयु पूछेगा टी एवरेज बराबर होता है बाबू तो 1/λ। क्षय नियतांक का उल्टा क्या होता है, औसत आयु। तो यहाँ से एक बात देखिए बाबू, t½ है बराबर कितना है, देखिए औसत आयु है टी एवरेज बराबर 1/λ, अर्ध आयु है 1/2, यानी अर्ध आयु बराबर 0.693 इसको लिख सकते हैं 0.693 आप इसको कितना लिख सकते हैं 0.693 और लैम्डा बाबू लिख सकते हैं 1/λ, यही आ जाएगा टी अर्ध आयु 0.693 और देख लीजिए इसका मान कितना दिया है बाबू टी एवरेज। तो यही मैंने ऊपर लिख दिया है कि जो क्या होती हैं अर्ध आयु होती हैं औसत आयु का 0.693 गुना होता है, आपको याद रखना है, ठीक है बाबू। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बाबू देखिए नाभिकीय रिएक्टर किस थ्योरी पे काम करता है ये आपसे पूछा जाएगा। तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है परमाणु में कौन विखंडन होता है वो नाभिकीय विखंडन। कौन विखंडन, तो यहाँ से याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर कौन विखंडन पर काम करेगा, नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। और नाभिकीय विखंडन का कैसा रिएक्शन बाबू, नियंत्रित, कैसा बाबू, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर, नियंत्रित कौन अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया पर कार्य करता है। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि नाभिकीय विखंडन के श्रृंखला अभिक्रिया पर काम करता है नाभिकीय रिएक्टर। परमाणु बम भी किस पे काम करता है, तो कहिएगा सर नाभिकीय
विखंडन पर। लेकिन परमाणु बम जो होता है अनियंत्रित होता है। कैसा होता है बाबू? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अनियंत्रित कौन अभिक्रिया? श्रृंखला अभिक्रिया। तो छोटी छोटी बातें हैं, याद रखनी है, ठीक है बाबू। सूर्य का प्रकाश आपको याद रखना है कौन थ्योरी पे काम करेगा? नाभिकीय संलयन पर। किस पे काम करेगा? नाभिकीय संलयन। और ये भी किस पे काम करेगा? नाभिकीय संलयन पे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है बाबू। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, सूर्य का प्रकाश नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। दोनों में अंतर ऊपर वाला में क्या है? नाभिकीय विखंडन जो होती हैं उसमें क्या होती हैं? नाभिकीय रिएक्टर जो होगा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर, और ये किस पे काम करेगा? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर। अब आगे हम लोग बात करें बाबू, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन आ रहा है बाबू? स्थिर आवेश। कौन आवेश? स्थिर आवेश अपने चारों तरफ कौन क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। रट के जाइएगा, स्थिर कोई आवेश होगा अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। गतिशील आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र एंड कौन क्षेत्र बाबू? चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एंड चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। मैंने क्या बोला बाबू? मैंने बोला कि स्थिर आवेश अपने चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र, गतिशील आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। याद हो जाएगा बाबू। यानी कोई आवेश अगर गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, जबकि स्थिर आवेश होगा हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है बाबू? वही मैंने बता दिया। धारावाही तार। धारावाही तार हमेशा कौन क्षेत्र उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब हम लोगों ने क्या सीखा? अगर कौन आवेश है बाबू? रटना है, रटना है, रटना है। स्थिर आवेश केवल कौन क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। याद रहेगा बाबू। अगर कौन आवेश है बाबू? गतिशील आवेश। गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करेगा? कौन क्षेत्र बाबू? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा एंड कौन क्षेत्र उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जबकि अगर मैं बात करूं धारावाही कौन होगा बाबू? तार होगा, तो ये हमेशा कौन क्षेत्र उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इससे ज्यादा आपसे इसमें नहीं पूछ सकता है। तीनों याद कर लीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव आपको दिलाएगा। ठीक है बाबू। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग के पास आ रहा है वो पी टाइप। कौन टाइप बाबू? पी टाइप अर्धचालक। सबसे पहले क्या याद रखना है बाबू? जो पी टाइप अर्धचालक है इसमें क्या मिलाया जाता है? यानी याद रखेंगे, यानी किसके रूप में बाबू? अशुद्धि के रूप में। अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया जाता है बाबू? त्रिसंयोजी तत्व। क्या मिलाए जाते हैं? त्रिसंयोजी तत्व मिलाए जाते हैं। यानी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में कौन तत्व? त्रिसंयोजी तत्व। कौन कौन याद रखना है? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। बस बाबू ये आपको याद रखना है। पूछेगा कि पी टाइप अर्धचालक इनमें से किसको मिलाने पर मिलेगा, तो कहिएगा सर बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम। याद रहेगा बाबू। अच्छा, इनमें धारा का प्रवाह जो होता है, यानी मेन जो आवेश वाहक होते हैं, मेन आवेश वाहक, इनमें क्या होता है? किसके चलते होता है बाबू? होल्स के चलते, या कह सकते उसी का नाम है बाबू कोटर, या उसी का नाम है वीवर। तो तीनों में से कोई नाम याद रखिएगा। यानी जो क्या होते हैं? आवेश वाहक होते हैं, होल्स, कोटर या वीवर होते हैं, जो किसके तरह काम करते हैं? धनावेशित कण की तरह काम करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो कहेगा पी टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक कौन है? होल्स,
कोटर या वीवर। और पी टाइप अर्धचालक कब मिलता है? जब शुद्ध अर्धचालक, जैसे शुद्ध अर्धचालक कौन है बाबू? सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इससे एक सिलिकॉन जुड़ा होता है, इससे एक सिलिकॉन जुड़ा होता है, इससे एक सिलिकॉन जुड़ा होता है, इससे एक सिलिकॉन जुड़ा होता है। हम क्या करते हैं बाबू कि इसमें से इस सिलिकॉन को हटाएंगे और उसकी जगह पर क्या मिला देंगे? त्रिसंयोजक। जैसे क्या आ गया बाबू? बोरान। अब बोरान के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बेचारा एक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। कौन खाली हो जाएगा? ये वाला। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बचा किसके तरह काम करेगा? होल्स के समान काम करेगा। अब कहेगा सर कैसे खाली हो? क्योंकि बोरान के बाह्यतम कक्ष में 3 ही था, तो इसलिए याद रखना है। ठीक है बहुत, 3 ही के साथ बॉन्ड बनाएंगे, खाली हो जाएगा। अब याद रखना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? गिनिए बाबू, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक बॉन्ड बना 6, एक इसका है 7, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो कमी हो गई तो कहिएगा सर ये ग्राही होते हैं। कैसे होते हैं? ग्राही होते हैं। पी टाइप अर्धचालक ग्राही मतलब एक की क्या है? कमी है। आपको याद रखना है। और अगर पूछेगा पी टाइप अर्धचालक कैसे होते हैं, तो आपको याद रखना है विद्युत उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? विद्युत क्या होंगे? उदासीन। धनावेशित पर नहीं मार देना है। कैसे मारिएगा? विद्युत उदासीन। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब आ रहा है बाबू कौन टाइप? एन टाइप। सेम उसका उल्टा सीखना है। एन टाइप में हम लोग मिलाते हैं बाबू 5 संयोजी। क्या मिलाते हैं बाबू? 5 संयोजी तत्व मिलाते हैं। अब 5 संयोजी तत्व, टाइम लगेगा अभी, टाइम लगेगा। 5 संयोजी तत्व, 5 संयोजी जो तत्व होते हैं जैसे कौन कौन बाबू? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये होते हैं 5 संयोजी के मतलब बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको मिलाने से कौन टाइप मिलेंगे? एन टाइप। अब इसमें याद रखना है जो मुख्य कौन वाहक होंगे? आवेश वाहक। कौन होते हैं बाबू? आवेश वाहक कौन होंगे बाबू? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे बाबू? इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक और बात याद रखना, कैसे बनते हैं सर? तो सिलिकॉन था, अभी मैंने बताया। एक सिलिकॉन बाबू 4 सिलिकॉन से क्या रहता है? जुड़ा रहता है। ये अभी शुद्ध है क्योंकि एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन से क्या है? जुड़ा हुआ है। ऐसे समझ में आ रहा है बाबू ना? यहाँ पे सिलिकॉन जुड़ गया। एक सिलिकॉन जो है 1 2 3 4 सिलिकॉन से जुड़ा है। अब हम क्या करेंगे? इसमें से किसको हटा देंगे? जो हमारे पास बीच वाला सिलिकॉन है। अब इसको हम जैसे हटाएंगे और इसकी जगह पे कौन संयोजी बाबू? 5 संयोजी। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन मिला दिए। नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। तो 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया, एक बेचारा का बच जाएगा। और यही जो बचेगा बाबू किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इसलिए एन टाइप। होल्स था पॉजिटिव। देखिए पिछला में क्या था? होल्स तो पॉजिटिव टाइप था, तो पॉजिटिव टाइप था, तो इसलिए कौन टाइप बोले हम लोग? पी टाइप बोले। ठीक है बाबू। चलिए अब बताइए कि कैसा होगा? इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं बाबू। की चाहता कैसा है? इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन रहे तो एक त्यागना चाहेगा, तो इसलिए कैसे होते हैं बाबू? दाता परमाणु हो जाते हैं। कौन परमाणु बाबू? दाता। और पीछे वाला क्या था? ग्राही था। ये भी कैसे होते हैं बाबू? तो विद्युत उदासीन होते हैं। आप ये मत कह दीजिएगा एन टाइप निगेटिव, नहीं, विद्युत क्या होंगे? उदासीन होंगे। समझ में आया? चलिए अब हम लोग कुछ बात करते हैं बाबू जो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा से। किसकी बात करेंगे बाबू? प्रत्यावर्ती धारा, जो आपको एग्जाम में बाबू कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव दिलाएगा। ठीक है बाबू, देखिएगा ध्यान से। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है बाबू, इसके अंदर जो बाबू धारा का जो क्या होता है? इक्वेशन होता है। हम लोगों ने पढ़ा होगा बाबू, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या पढ़ा होगा हमने बाबू? I बराबर I नॉट साइन कितना टी होता है? ओमेगा टी। जहाँ पे जो I नॉट है आपको हमेशा याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं शिखर धारा। कौन धारा बाबू? शिखर धारा। आपको हमेशा याद रखना है। ओमेगा क्या होता है बाबू? यहाँ पे कोणीय
वेग या कोणीय क्या होता है, आवृत्ति होता है, और इसका मान होता है बाबू ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बट्टा टी, या लिख सकते हैं 2 पाई, और आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 बट्टा टी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति, तो 2 पाई एफ। तो ये आपको हमेशा याद रखना, याद रहेगा बाबू। यानी आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट क्या होता है, शिखर धारा, ओमेगा कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग कह सकते हैं, ओमेगा का मान होता है 2 पाई बट्टा टी, या इसका मान होता है 2 पाई एफ, जहां पे टी क्या है, कौन काल बाबू, आवर्त काल, और एफ क्या है बाबू, आवृत्ति है। क्या है सर, आवृत्ति। अब समझिए आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, आपसे एग्जाम पूछेगा बाबू औसत धारा, कौन धारा पूछेगा बाबू, औसत धारा पूछेगा। औसत धारा को हम लोग लिखते हैं किससे बाबू, याद रखिएगा, औसत धारा को हम लोग लिखते हैं आई एवरेज से। किससे बाबू, आई एवरेज। इसका मान कितना होता है आप लोग को याद है बाबू, 2 आई नॉट बट्टा पाई होता है। कितना होता है, 2 आई नॉट बट्टा पाई, और इसका मान होता है बाबू 0.637। कितना होता है बाबू, 0.637। कितना होगा, भाग दे जाएगा किस में, 2 में 3.14 से आ जाएगा 0.637, कितना नॉट, आई नॉट। ये आपको मान हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। दूसरा अगर आपसे पूछेगा कौन धारा बाबू, आभासी धारा। आभासी धारा या इसी को कहेंगे बाबू वर्ग माध्य कौन धारा, मूल धारा, वर्गमाध्य मूल धारा। तो इसका मान कितना याद रखना है बाबू, आई क्या होता है, RMS, इसको लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। इसका मान होता है बाबू आई नॉट बट्टा √2, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो √2 का मान होता है बाबू, √2 का मान जो होगा उससे भाग दे देंगे तो इसका मान आया कितना बाबू, तो याद रखेंगे बाबू आई नॉट बट्टा √2 का मान होता है 1.414। तो यहाँ से बाबू भाग देंगे आई नॉट में किससे, 1.414 से, तो ये मान आएगा बाबू 0.707 आई नॉट। तो ये आपको हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। समझ में आया कि नहीं, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। अगर जब भी क्वेश्चन देगा इस इक्वेशन में जितना यहाँ पर लिखा रहेगा वही क्या हो जाएगा, आई नॉट। आई नॉट में अगर 0.637 से गुणा कीजिएगा औसत निकलेगा, और 0.707 से गुणा कीजिएगा क्या निकलेगा, आभासी निकलेगा। और एक छोटी सी बात आपको याद करा दूं बाबू, क्या याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर कौन बड़ा है, तो हमेशा याद रखिएगा सबसे बड़ा होता है आई नॉट, इससे छोटा बाबू आई RMS, और सबसे छोटा होता है आई एवरेज। ठीक है बाबू, चलिए इतना याद कर लेना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं बात करता हूँ। अब देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा बाबू, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सर शिखर धारा और कौन धारा बाबू, आभासी धारा का अनुपात बताइए। आभासी धारा का अनुपात कौन कौन लड़का सॉल्व कर सकते हैं बाबू, शिखर धारा का हमने मान पढ़ा था बाबू कितना, नॉट, आई नॉट, और आभासी धारा कुछ सेकंड पहले हम लोगों ने पढ़ा आई नॉट बट्टा √2, कितना हो जाएगा, आई नॉट बट्टा √2। आपको मालूम बाबू मेन बट्टा ये है, नीचे से कहाँ चल जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, आई नॉट बट्टा आई नॉट, कौन ऊपर चल जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा, तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बाबू याद रखना है कि जो कंडीशन होती है बाबू धारती प्रतिघात, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा प्रतिघात। ठीक है, वो प्रतिघात क्या होता है, जब किसी सर्किट में प्रेरकत्व जुड़ा हो या संधारित्र जुड़ा हो। तो जब किसी सर्किट में बाबू ऐसे जुड़ा रहेगा, मतलब इसको बोलते हैं संधारित्र, इसकी धारिता कितनी है, C है, तो इसको बोलते हैं
उस कंडीशन में धारा का जो विरोध होता है उसको बोलते हैं प्रतिघात। और प्रतिघात अगर संधारित्र की कंडीशन में एक्स सी जो होता है वो याद रखेंगे 1/ओमेगा सी होता है। क्या होता है वो 1/ओमेगा सी, या लिख सकते हैं 1/ओमेगा का मान हमने बताया था 2πf इंटू में क्या होता है सी होता है, याद रहेगा बाबू। अब देखिए बाबू ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है कौन सी धारा की, प्रत्यावर्ती धारा। कौन धारा बाबू, प्रत्यावर्ती धारा की क्या हो रही है, बात हो रही है। और आपसे एक बात बता दूं बाबू कि इंडिया में जो क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा होती हैं, यानी कौन धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए अगर बात किया जाए तो प्रत्यावर्ती धारा की कंडीशन में जो क्या होती हैं बाबू, यानी फ्रीक्वेंसी होती हैं 50 हर्ट्ज होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बाबू कौन धारा, दिष्ट धारा की कंडीशन जो होती हैं उसमें f का मान कितना होता है, 0 होता है। याद रहे कि नहीं याद रहेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंडीशन के लिए, दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए क्या बाबू, अगर मैं एक्स सी निकालूं कितना हो जाएगा, 1/2πf इंटू में सी है तो एक्स सी हो जाएगा बाबू 1/2π, और बताइए f का मान कितना है दिष्ट धारा में 0, तो ये 0 हो जाएगा और इंटू में c। और आपको मालूम बाबू एक्स सी बराबर, देखिए ये 0 इंटू सी है, आप एक्स सी मत समझिएगा, x ये गुणा है फिर यहाँ पे c है, और 0 से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं ये अनडिफाइंड या अनंत आता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिघात आपने देखा, इसको बोलते हैं हम लोग कौन प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। अब डिफिनेशन क्या याद रखना है बाबू कि यदि किसी परिपथ में क्या जुड़ा हो, संधारित्र जुड़ा हो, तो इस स्थिति में परिपथ में धारा के प्रवाह का जो विरोध होता है उसे प्रतिघात कहेंगे। और प्रतिघात का अगर आपसे मात्रक पूछे, मात्रक हमेशा याद रखना है कितना होता है, ओम होता है। कितना मान होता है वो 1/ओमेगा सी या 1/2πfc। अब बाबू याद रखना यहाँ पे किस धारा की बात हो रही है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में f का मान जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज होती है, जबकि दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। दिष्ट धारा के लिए निकालेंगे तो f के जगह पर 0 मानेंगे, नीचे 0 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, अनंत। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अगर आपसे पूछेगा बाबू प्रेरकीय प्रतिघात, तो कितना याद रखना है, वो प्रेरकीय प्रतिघात को हम लिखते हैं, यानी इस कंडीशन में क्या जुड़ा रहेगा, वो प्रेरकत्व जुड़ा रहेगा। प्रेरकत्व को लिखते हैं किससे, वो एल से। तो यहाँ पे जो एक्स एल होता है याद रखेंगे ओमेगा एल, कितना हो जाएगा, ओमेगा एल हो जाता है, याद रहेगा बाबू। तो या ओमेगा एल के बाद आप लिख सकते हैं ओमेगा का मान 2πf इंटू में एल। तो ये कौन धारा की बात हो रही है, कौन धारा बाबू, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा की। लेकिन अगर हम दिष्ट धारा की बात करें, किस धारा के लिए बाबू, दिष्ट धारा के लिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो एक्स एल जो हो जाएगा 2π, और फ्रीक्वेंसी मैंने बताया दिष्ट धारा के लिए f का मान कितना होता है, 0। यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो ये हो जाएगा 0 इंटू में l, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो दिष्ट धारा के लिए जो प्रेरकीय प्रतिघात यानी प्रेरकत्व या कुंडली जुड़ा होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, धारा का जो विरोध होगा कितना होगा, 0 होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए अब मैं एक और बात करता हूँ बाबू, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे क्या पूछे, प्रतिबाधा, क्या पूछे बाबू, प्रतिबाधा पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, प्रतिघात था, अब क्या आया, प्रतिबाधा, मतलब एक से ज़्यादा डिवाइस क्या हूँ, जुड़े हों। जैसे अगर मैं बात करूँ RL हो, RL परिपथ, कौन सा परिपथ बाबू, RL परिपथ। इसका अगर आपसे पूछा जाए, ये आपके पास परिपथ है
और यहाँ पर हम लिख देते हैं बाबू प्रतिबाधा। ध्यान से देखते चलिएगा कितना हो जाएगा बाबू बताइए। तो कहिएगा सर इसको हम लिखते हैं जेड से। किससे लिखेंगे? जेड से। जेड बराबर कुछ नहीं करना है, रूट लिखिएगा। आर का प्रतिरोध कितना होता है? आर ए होगा तो आर स्क्वायर कीजिएगा। और एल का देखिए, एल वाला का मान कितना आया था? एल वाला का मान आया था कितना? एल ओमेगा एल। तो कितना लिख लीजिएगा? पहले आप लिखिएगा सर यहाँ पे एक्स एल का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा बाबू? यानी रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। आप रट के जाइएगा बाबू, एक ऑब्जेक्टिव इसमें से आएगा। यानी जेड बराबर आर का स्क्वायर प्लस इसके वाला का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। अगर मान लीजिए आर सी हो, कौन परिपथ? आर सी। जेड बराबर कौन कौन बता सकता है? यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बाबू? एक्स एल। क्या हो जाएगा? एक्स एल। एक्स एल नहीं, यहाँ पे सी है तो क्या हो जाएगा? एक्स सी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू? रूट अंडर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर अब प्लस एक्स सी का मान था 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बाबू? कि आपको छोटी छोटी बात याद। अगर यहाँ पे एल सी परिपथ होता तो कितना लिखते बाबू? जेड बराबर अब किसका स्क्वायर? एल वाला का क्या हो जाएगा? एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा बाबू रूट अंडर, इसका मान था ओमेगा एल का होल स्क्वायर अब प्लस इसका मान था 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये आपको हमेशा क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें बाबू, आपसे क्या पूछ सकता है? यानी जो पावर कितना होता है तो इसमें तो याद रखेंगे पी एवरेज बराबर आई आर एम एस कितना? वी आर एम एस इंटू में कॉस फाई। और यही जो कॉस फाई है इसी को बोलते हैं हम लोग कौन गुणांक बाबू? शक्ति गुणांक। क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक बोलते हैं। याद रहेगा। अगर हम इसका मान निकालें कौन गुणांक बाबू? शक्ति गुणांक। बताइए वो कितना हो जाएगा? शक्ति गुणांक बराबर हो जाएगा, इससे भाग दे देंगे तो पी एवरेज बट्टा में आई आर एम एस इंटू में वी आर एम एस। और इसको कितना लिख देता है बाबू? ऊपर वाला को बोलते हैं कौन शक्ति? वास्तविक शक्ति। क्या बोलेंगे बाबू? वास्तविक शक्ति। और अभी हमने बताया बाबू कुछ समय पहले आरएमएस आता था आभासी, यहाँ से आ जाएगा बाबू आभासी शक्ति। ठीक है बाबू। तो आपको याद रखना, इतनी बात याद हो जाएगी। और अगर कॉस फाई आपसे जब भी पूछेगा, कॉस फाई बराबर लिखना है आर बट्टा हमेशा जेड। आर बट्टा कितना लिखना है? जेड। जो भी आर होगा और जेड का मान आएगा उससे क्या दे दीजिएगा? भाग दीजिएगा। ये भी आपके पास फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है बाबू, याद हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें बाबू तो इनसे क्या आपसे पूछी जा सकती है? वाटहीन धारा। कौन धारा बाबू? वाटहीन धारा का मतलब होता है जिसमें केवल क्या जुड़ा हो? यानी या तो क्या जुड़ा हो? प्रेरकत्व या तो जुड़ा हो सांधायित्व। तो उस कंडीशन में जो धारा बहती है वाटहीन धारा कहलाती है। याद रहेगा बाबू। और अगर आपसे अनुनाद आवृत्ति पूछे, अनुनादी आवृत्ति, तो इस कंडीशन में क्या याद कर लीजिएगा? एक्स एल बराबर होता है एक्स सी बराबर एक्स एल। और यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे तो एफ बराबर आएगा 1/2 पाई रूट में एल सी। कैसे आएगा बाबू? आप मान आपको यहाँ पे लिख के बनाना है, आ जाएगा इतना मान। ठीक है बाबू। एक्स सी की जगह पर रखिएगा 1/ओमेगा सी और एक्स एल की जगह पर रखिएगा ओमेगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, इतना आ जाएगा। ये 5 नंबर का पूछता है। ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करूँ बाबू, चलिए आगे मैं बात करूँ बाबू, कभी कभी फार्मूला आपसे पूछा जाता है उसका सदिशी और अदिशी रूप। देखिए बाबू, अगर आपसे कूलाम बल पूछेगा, कूलाम बल कितना होता है बाबू? एफ बराबर कितना बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा कितना होता है? आर स्क्वायर। लेकिन ये उसका कौन सा रूप है बाबू? कौन सा रूप है? अदिशी रूप है। कौन रूप है बाबू? अदिशी रूप। अगर सदिशी रूप लिखना होगा तो लिखिएगा एफ वेक्टर बराबर कितना बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर कैप।
कैप एकांक सदिश। अब लास्ट बाबू अगर एफ वेक्टर कहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर क्यूब लिख देगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आर कैप की जगह पर लिख सकते हैं आर वेक्टर बट्टा आर वेक्टर बट्टा आर। तो यहाँ से आर कैप की जगह पर अगर आर वेक्टर ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा आर, तो 2 बार पहले था, कितना हो जाएगा 3 बार। तो अगर वेक्टर देगा नीचे 3 रहेगा, कैप देगा तो बस r² रहेगा। याद रहेगा बाबू, इसको याद कर लेना है बाबू, याद हो जाएगा। चलिए अगर मैं बात करूँ बाबू विद्युत तीव्रता का डायरेक्ट फार्मूला पूछता है। विद्युत तीव्रता बराबर होता है वो E बराबर होता है F/Q। और अगर इसका हम लोग फार्मूला निकाले तो कितना होता है, याद है ना बाबू, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा कितना होता है r² होता है। याद रहेगा बाबू, चलिए याद कर लीजिएगा। चलिए अगर मैं पूछूँ बाबू विद्युत विभव का, विद्युत विभव याद है बाबू किसी को, विद्युत विभव होता है बाबू V बराबर W/Q। प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है वो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा क्या होता है R होता है। याद रहेगा। अब एक और बात मैं बता दूं बाबू, रिलेशन याद रखना है। कितना बाबू आपको याद कर लेना है कि यहाँ से आता है E बराबर बाबू -dV बट्टा कॉन x dx, और यही जो -dV बट्टा dx है इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं बाबू, विभव प्रवणता। समझ में आया कि नहीं बाबू, तो आपको मान हमेशा याद रखना, ठीक है बाबू। चलिए अब बाबू जो लास्ट एक क्वेश्चन मैंने इसमें बताया था, कौन वाला बाबू, बायो सेवार्ट का नियम, उसका सदिश रूप कैसे लिखेंगे बस आपको याद कर लेना है। बायो सेवार्ट का कौन बाबू नियम, मैंने आपको कितना बताया था बाबू, बताया था dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बट्टा कितना r²। अगर इसका सदिशी रूप लिखा जाए तो dB, सदिशी मतलब सदिश के रूप में, μ0/4 पाई, ध्यान से देखिएगा बाबू I हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपके पास क्या है dl है, पहले dl लिख लेंगे और इसके ऊपर वेक्टर दे देंगे। साइन थीटा को हटाएंगे तो क्या रहेगा क्रॉस, याद रखिएगा साइन थीटा हटेगा क्रॉस, और एकांक सदिश कौन के एकांक सदिश लिखेंगे तो कैप दे देंगे और नीचे कितना रहेगा r²। देखिएगा ध्यान से, ज्यों का त्यों हमने यहाँ तक लिखा, dl के ऊपर सदिश कर दिए और साइन थीटा को हटाते बीच में क्या ला दिए क्रॉस ला दिए, और कैप लाए, कैप हो जाएगा नीचे r²। या इसी को आप लिख सकते हैं कितना, dB वेक्टर बराबर μ0/4 पाई, और ये हो जाएगा बाबू IDL वेक्टर क्रॉस। अगर ये कैप के जगह पर वेक्टर में देगा तो वेक्टर में बताया बाबू r कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर r/r। तो वेक्टर r ऊपर हो गया, नीचे अगर r आएगा तो कितना हो जाएगा r³। तो आप इसको नोट कर लीजिए, दोनों में से एक पूछेगा। ठीक है बाबू, तो ये था हम लोग का आज का महत्वपूर्ण नोट्स क्वेश्चन बताया मैंने। और याद कर लेना बाबू, मैंने 4 वीडियो में पूरे 12 के सिलेबस को कंप्लीट किया है। एग्जाम में जाने से पहले आप चारों वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि 100% सभी ऑब्जेक्टिव इन्हीं से आएंगे। ठीक है बाबू, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।